हर साल 5 जुलाई को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो आज समझते हैं इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री देखते हैं और 2026 का जो थीम है या किस कंट्री ने इसको होस्ट किया वो भी समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की शुरुआत कब से हुई और किसने इसकी शुरुआत करी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1972 में। 1972 में ये डिक्लेयर किया गया, ये एस्टेब्लिश किया गया कि हर साल 5 जून को क्या किया जाएगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाएगा। अभी किसने एस्टेब्लिश किया था, ये किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मतलब UNGA ने ऐसा एस्टेब्लिश किया। और क्यों किया, टू मार्क द हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई थी, किस पे, कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, उसी की जर्नी को, मतलब उसी की हिस्टोरिक को मार्क करने के लिए ऐसा डिसाइड किया गया कि 5 जून को अब से हर साल क्या सेलिब्रेट करेंगे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करेंगे। तो अगले साल से ही, यानी कि 1973 से ही हमने क्या करना शुरू कर दिया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो पहला जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था वो कब मनाया गया, वो मनाया गया था 1973 में। और इसकी क्या थीम थी, इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। अब बात करते हैं इसको कौन गाइड करता है, वो रेगुलेट द वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड ऑल द कैंपेन्स। तो ये रेगुलेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मतलब UNEP इसको क्या करता है, गाइड करता है। UNEP जिसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, केन्या में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, तो बात करते हैं 2026 के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। इसको किसने होस्ट किया और इसकी क्या थीम थी। तो उसको जो होस्ट किया वो किया था अजरबैजान की जो कैपिटल है बाकू, वहां पे ये होस्ट किया गया था। और इसकी जो थीम थी वो थी इंस्पायर्ड बाय द नेचर, फॉर क्लाइमेट एंड फॉर आवर नेचर। ये क्या थी, 2026 की थीम थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। अब इसी मौके पे इंडिया में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन एस्टेब्लिश हुआ है। वो क्या है कि इंडिया ने अपना 100th रामसर साइट जो है वो डिक्लेयर हुआ है इंडिया में, और इसी दिन ये डिक्लेयर हुआ है। उसका क्या नाम है, सुरहाताल। सुरहाताल को क्या किया गया, 100वां मतलब 100वां रामसर साइट डेजिग्नेटेड हुआ है, ये उसको ये स्टेटस मिला है। तो बात करें सुरहाताल की, तो ये कहाँ पर है, ये यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में है। और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 100वां रामसर साइट कौन सा है। और यूपी वालों के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको तो इवन डिस्ट्रिक्ट का नाम भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 रामसर साइट मिला। और इसी तरीके से अगर हम एशिया में बात करें, हम नंबर 1 पे आ चुके हैं। एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट अगर किसी कंट्री के पास है तो वो कौन है, वो है इंडिया। हम नंबर 1 पर है एशिया में। और ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली हमारा 3rd नंबर है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे कौन है, यूके है, ये ग्लोबली बात हो रही है। और सेकंड नंबर पे कौन है, मेक्सिको है। और 3rd नंबर पे कौन है वर्ल्ड में, इंडिया है। ठीक है, और इससे पहले जो रामसर साइट है, अब इसी के साथ यूपी में कितने रामसर साइट, यूपी में टोटल रामसर साइट्स हो चुकी है, इसी के साथ 13 रामसर साइट्स हो चुकी है। और इससे पहले यूपी में कौन सी रामसर साइट्स थी जो डेजिग्नेट करी गई है, उनको ऐड किया गया है इस लिस्ट में, वो है शेखा झील और पटना बर्ड सेंचुरी। ठीक है, अभी कुछ क्राइटेरिया है जो वेटलैंड को क्लासिफाई करने के लिए या कैटेगराइज करने के लिए, डेजिग्नेट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो वो क्या है, वो क्या होना चाहिए, उसमें मार्शेस इंक्लूड हो सकते हैं, उसमें पिटलैंड्स इंक्लूड हो सकते हैं। और फिर ऐसा है रीजन जहाँ पे जो वाटर है वो 6 मीटर की जो डीप है, मीटर डीप तक अगर वाटर प्रेजेंट है तो ऐसे एरिया को हम रामसर साइट जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के अपने कुछ रेगुलेशंस हैं और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो रिवर चैनल्स हैं या फिर पैडी फील्ड्स हैं या फिर टैंक है जो इरिगेशन के लिए क्रिएट किए हैं, उन सबको रामसर साइट मतलब इस क्राइटेरिया से क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया है। अब बात करते हैं सुरहाताल की जो कि एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, और ये 2021 प्लांट्स और अराउंड 66 स्पीशीज के लिए क्या है, एक प्रोडक्टिव वेटलैंड है जो कि जो एक्वाटिक लाइफ है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। और वल्नरेबल फिश स्पीशीज को भी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ये क्रिटिकल स्टॉप ओवर है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स हैं जो हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि कहाँ से, साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से आती है। तो उनके लिए जो स्टॉप ओवर है, मतलब यहाँ आकर वो रुकती हैं, ये इंपॉर्टेंट साइट है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। एक इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है फॉर द वल्नरेबल वाइल्ड लाइफ, जैसे कि ब्रीडिंग ग्राउंड है इसका फिशिंग कैट का, ये रही हमारी फिशिंग कैट, और कॉमन पोचर्ड, इन दोनों का ये क्या है, ब्रीडिंग ग्राउंड भी है। उसके अलावा अगर इसके हम फॉर्मेशन की बात करें तो एक नेचुरल ऑक्सबो लेक है जो कि मेंडरिंग ऑफ द गंगा वाटर से, गंगा रिवर की वजह से ये बनती है उत्तर प्रदेश में। मॉनसून एक्सपेंशन की बात करें तो मॉनसून में इसका एक्सपेंशन, इसका जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ड्यू टू द फ्लड प्लेन्स एंड द मार्शेस। ये यूपी की बात करें तो यूपी के लिए सोशो इकोलॉजिकल लैंडस्केप है। ठीक है, डीपली इंटरविंड है लोकल हिस्टोरिकल रिलीजियस और ट्रेडिशनल बिलीफ्स के साथ। तो ये था हमारे किसके बारे में, सुरहाताल के बारे में। ये नाम आपको याद रखना है, ये पहले क्या थी,
एक इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी थी और अभी रामसर साइट में भी क्या हो चुकी है, इंक्लूड हो चुकी है। कुछ एडिशनल डाटा देखते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के बारे में। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की बात करिए, किसने एस्टेब्लिश किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1972 में, टू मार्क द ओपनिंग ऑफ द हिस्टोरिक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट, जो कि 1972 में हुई थी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पहली बार ये कब हुआ, इट वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1973 विद द इनॉग्रल थीम ओनली वन अर्थ। तो थीम क्या थी फर्स्ट एनवायरमेंट डे की, वो थी ओनली वन अर्थ। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की अगर बात करें तो वो कौन है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में है। और यही जितने भी ग्लोबल कैंपेन्स होते हैं उनको क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है। अब बात करें वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2026 इसकी होस्ट कंट्री कौन थी, लेट तो UNEP ही करती है, लेकिन होस्ट कंट्रीज की कौन थी, रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान, उसकी कैपिटल बाकू में हुई थी। ठीक है, और इसको स्ट्रेटेजिकली क्या किया गया था, सेलेक्ट किया गया था। यहाँ पे COP 29 हुई थी इन द लेट 2024। उसके बाद अगर थीम की बात करें 2026 की, तो थीम क्या है, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ठीक है, जो ये थीम है वो किससे इंस्पायर्ड थी, नेचर से इंस्पायर्ड थी। ये क्या करना चाहती है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं, जैसे कि एफोरेस्टेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, वेटलैंड कंजर्वेशन। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या करना चाह रहे हैं, प्रमोट करना चाह रहे हैं उनको वापस से, ताकि जो सस्टेनेबल इकोसिस्टम है, जो हमारी एनवायरमेंट है, हम उसको क्या बना सके, सस्टेनेबल बना सके। अपने एनवायरमेंट को अपने जो, क्योंकि एनवायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ह्यूमन लाइफ के लिए, इवन नॉट इवन फॉर ह्यूमन लाइफ, फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। तो एनवायरमेंट का हेल्दी रहना क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। एनवायरमेंट हेल्दी रहने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको भी हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज का रहना, उनका प्रोटेक्टेड रहना, एनवायरमेंट का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। और ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसका नाम जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको सुरहाताल भी बोलते हैं, बलिया डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के, इसको इंडिया की 100th रामसर साइट अंडर द रामसर कन्वेंशन क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है। और अब इंडिया के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट होगी एशिया में, हम सब नंबर 1 पे आ गए, ग्लोबली हम नंबर 3 पर हैं। हमसे आगे यूनाइटेड किंगडम है जिसके पास 176 साइट्स है, मैक्सिको जिसके पास 144 साइट्स हैं। और इसी के साथ अगर यूपी की बात करें तो यूपी को अपना 13th रामसर साइट मिल चुका है। और इससे पहले यूपी के पास और वेटलैंड थे, जैसे शेखा झील बर्ड सेंचुरी जो कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, पटना बर्ड सेंचुरी जो कि इटावा डिस्ट्रिक्ट में, उनको भी इस लिस्ट में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया है। बात करते हैं वेटलैंड की, तो वेटलैंड मार्शी, फैन, पीटलैंड, वाटर, वेदर, नेचुरल और आर्टिफिशियल, टेम्परेरी, परमानेंट ऐसे रीजन हो सकते हैं, चाहे वो फ्लोइंग वाटर हो, स्टेटिक वाटर हो, ब्रेकिश वाटर हो, सेलाइन वाटर हो, फ्रेश वाटर हो, कैसे भी रीजन कैसे किस कैटेगरी में आ सकते हैं, वेटलैंड की कैटेगरी में आ सकते हैं, जो कि रामसर कन्वेंशन डिसाइड करता है। लेकिन इंडिया में वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 में आए थे और उसमें उन्होंने क्या किया था, रिवर चैनल्स होंगे, पैडी फील्ड्स होंगे, ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स होंगे, वाटर बॉडीज होंगी स्पेशली क्रेडिट फॉर एक्वाकल्चर, सॉल्ट प्रोडक्शन, रिक्रिएशन और इरिगेशन, ऐसी ही वाटर बॉडीज को क्या कर दिया है, इस लिस्ट से बाहर कर दिया कि इन्हें हम वाटर वो वेटलैंड्स में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसका नाम सुरहाताल भी है। ये मिडिल स्ट्रेच ऑफ द गंगा रिवर बेसिन से बनती है। ओरिजिनली इसको क्या किया गया था, बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन 1991। लार्ज नेचुरल ऑक्सबो लेक है जो कि मेंडरिंग कोर्स ऑफ द गंगा रिवर की वजह से बनती है। इट रिसीव्स फ्रेश वाटर इनफ्लो फ्रॉम द 3 प्राइमरी चैनल्स और इसमें मैसिव एक्सपेंशन हो जाता है कब, ड्यूरिंग द फ्लड प्लेन्स एंड मार्शेस ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें, ये एसोसिएटेड लोकल हिस्टोरिकल रिलीजियस ट्रेडिशनल बिलीफ से और इंपॉर्टेंट सोशो इकोलॉजिकल लैंडस्केप बनता है इन द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। उसके साथ साथ ही जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि कहाँ से आती हैं, साइबेरिया और जो सेंट्रल एशिया से आती हैं, उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप ओवर है कि वो सब यहाँ आकर रुकती हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द वेटलैंड्स, अबाउट जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे और द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2026। Thank you for watching and keep following our channel for more such updates. Thank you.